हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य वर्मा और आज मैं लेकर के आया हूँ अपना सेकंड लेक्चर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था द कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। एनसीईआरटी के पेजेस में देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही दिया है मोर टू नो में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हालांकि इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आज ये बेसिकली जो पूरा लेक्चर होगा अकरेंस ऑफ कार्बन पे होगा। इसी में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में जानेंगे। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें और कोशिश करें कि इसको इस लेक्चर में ही समझ लें क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस कारण से ये जो पूरा लेक्चर होने वाला है बस अकरेंस ऑफ कार्बन पे ही होने वाला है। तो सबसे पहले एक बार हम ओवरव्यू में बताते हैं इस अकरेंस ऑफ कार्बन के कहना क्या चाहते हैं। जो कार्बन है हमारे नेचर में दो तरीके से अवेलेबल है, बोले तो दो फॉर्म में अवेलेबल है। सबसे पहला फॉर्म तो है फ्री स्टेट और सेकेंड फॉर्म है कॉम्बाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में कैसे अवेलेबल है? तो फ्री स्टेट में सबने नाम सुना होगा डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में। और वही कॉम्बाइंड स्टेट में कैसे? तो फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने देखा है उन्होंने नोटिस किया होगा कि मैंने बताया था कॉम्बाइंड स्टेट में होते हैं जैसे कि कंपाउंड्स के फॉर्म में। कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मैंने बताया था जैसे कि लाइमस्टोन हो गए, मार्बल हो गए, चौक हो गए, कोल, पेट्रोलियम एंड गैसेस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब कुछ जो है कार्बन के ही कॉम्बाइंड स्टेट है। लेकिन मैंने जैसे ही बोला क्या फ्री स्टेट में अवेलेबल है हमारे नेचर में डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये तीन स्टेट में अवेलेबल जो है कार्बन, इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आखिर ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है? तो ये तो सभी एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स होते होंगे। सिर्फ यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है क्यों? सभी मेटल के, सभी एलिमेंट के होते होंगे, नॉन मेटल के भी होते होंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले जानते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। तो द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, उससे हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। वैसे ही द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन कार्बन कैन एग्जिस्ट, उससे हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हो गए? 3। देखो ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन ये सभी कार्बन के ही डेरिवेटिव्स हैं। बट फर्क यहाँ पे ये हो जाता है कि इसमें जो कार्बन है इनका अरेंजमेंट कैसे हुआ है। जैसे कि डायमंड में और ग्रेफाइट में तुम देखोगे तो डायमंड में एक कार्बन जो होता है अगले 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और वही ग्रेफाइट में क्या हो जाता है एक कार्बन जो होता है अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस कारण से स्ट्रक्चर अलग अलग इनके डायमंड के और ग्रेफाइट के बनते हैं। तो ऐसे ही पूछोगे कि बकमिंस्टर फ्लोरीन का भी तो हो सकता है, उसका भी तो ऐसे ही ज्वाइन हो सकता है। तो हाँ, ऑफकोर्स वो जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है उसी 16 के नाम से जाना जाता है। जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है उसमें 16 कार्बन एटम्स ज्वाइन होते हैं और इस तरीके से एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो अभी तक हमने बस ये ओवरव्यू में देखा, और जरा सुनो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में। अभी नोट डाउन भी करेंगे, पहले एक बार समझ लो, फिर से एक बार और पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ेंगे इस अकरेंस ऑफ कार्बन को। तो देखो डायमंड जो है मैंने क्या बोला, एक कार्बन जो होता है 3 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो एक कॉम्पैक्ट रिजिडिटी बनाएगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इस कारण से क्या हो जाता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है पहले से ही और उसमें से 3D स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसका डेंसिटी हाई हो गया। जब डेंसिटी हाई हो गया इसी कारण से हम लोग बोले जाते हैं जो डायमंड है ना अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस नोन है। बोले तो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस डायमंड को बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिजिडिटी। और ये रिजिडिटी आती कहाँ से है? तो इसके हाई कोवेलेंट बॉन्ड से, और इस हाई रिजिडिटी के कारण इसका डेंसिटी हो जाता है हाई। जब हाई डेंसिटी है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी तो होगा। जब हाई डेंसिटी है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी तो होगा। और देखो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और सभी को मालूम है कि कार्बन पे जो चार्जेस, अगर सब कुछ एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसमें 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो क्या इस पर कोई चार्ज रहेगा क्या? नहीं न रहेगा। तो इस कारण से डायमंड जो होता है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आई बात समझ में क्या? इतना इसको हम लोग नोट डाउन भी करेंगे फिर से, लेकिन अभी इतना समझो। अब जैसे ही लौटोगे ग्रेफाइट पे तो जरूर सुनो इस बात को कि ग्रेफाइट में क्या होता है,
एक कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस कारण से इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाता है ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो डायमंड है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वही जो ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इतनी बात समझ में आई क्या? और मेरी बात सुनो, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये तीनों की कैरेक्टरिस्टिक एक सेम मिलती है क्या? अगर इनको हम लोग जलाएंगे ना तो ये जड़ जाएंगे और इसमें कार्बन की डेरिवेटिव दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा और ये तीनों की सिमिलरिटी है। हम लोग अब इसको एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे और डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में समझ करके इनके बारे में थोड़ी सी डिफरेंसेस लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है ये अपना। इसमें हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। ये जो कार्बन है, मैंने बोला 2 फॉर्म अवेलेबल है हमारे पास। देखो, सबसे फर्स्ट इन फ्री स्टेट, और यहां पे बोल सकते हैं अकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट। तो इसको तुम यहां पे मेंशन कर सकते हो, अकर्स इन नेचर एज फ्री स्टेट। और वही जो सेकेंड है, अकर्स इन नेचर एज कंपाउंड। अब जब कंपाउंड में अवेलेबल है तो सीधी सी बात है, तो ये तो फ्री स्टेट में है नहीं, तो इसको हम लोग कंपाउंड में सबसे पहले क्या क्या देख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, ज़रा याद करो। तो फर्स्ट लेक्चर में कुछ मैंने बताया था क्या क्या देख चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और मैंने बताया था कार्बोनेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो कार्बोनेट्स में क्या क्या आ जाएंगे जरा याद करो, लाइमस्टोन, चॉक, ये सभी जो फॉर्म अवेलेबल है ना, ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। यहां पे तुम मार्बल भी लिख सकते हो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, कोल, पेट्रोलियम एंड गैस के फॉर्म में अवेलेबल है। ये सब कुछ मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, और मैंने ये भी बोला था वुड, बुक और बाकी सारे जो भी चीज़ें, सभी कार्बन के डेरिवेटिव्स है। यहाँ तक कि मैंने ये भी बोला था लिविंग थिंग्स जो होता है कार्बन का ही डेरिवेटिव्स होता है। इसमें तुम एक और ऐड ऑन कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये सभी जो हैं इसी के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे नेचर में जब फ्री स्टेट में बात आती है तो ये अलग अलग 3 फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट फॉर्म जो हमारा होता है वो हो जाता है डायमंड। सेकेंड फॉर्म में जो अवेलेबल है वो हो जाता है हमारा ग्रेफाइट, और थर्ड फॉर्म में जो अवेलेबल है वो है बकमिंस्टर फ्लोरीन। इन तीनों को जरा देखेंगे ध्यान से, और मैंने इसको क्या बोला है, ये जो 3 हैं इसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो बात आती है यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे क्यों बोला सिर्फ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बाकी सारे एलिमेंट के भी तो एलोट्रॉप्स होते होंगे? तो हाँ होते हैं। तो सबसे पहले जानो एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है। एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट, तो लिखेंगे द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, द वेरियस फिजिकल forms
in which an element can exist। तो इसको हम लोग बोल देते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। तो अब मेरे से पूछोगे तब इसका भी ज़रा बता दीजिए, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच कार्बन कैन एग्जिस्ट, उससे हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो यहीं पे तुम लिख सकते हो द वेरियस फिजिकल फॉर्म in which carbon can exist, उसे हम लोग कहते हैं is known as allotropes of carbon। इसके एग्जाम्पल में तुमने लिख लेने हैं क्या, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। इतना नोट डाउन करो, देन विल मूव। आगे बढ़ सकते हैं क्या। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या है कि हमें कंबाइंड स्टेट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मेनली हमें पढ़ना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन में सभी तो हैं कार्बन के ही फॉर्म, बट डिफरेंट यहाँ पे इनके कैसे ये ज्वाइन हुए हैं, कैसे ये बॉन्ड बनाए हैं, इस पे बात आ जाती है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन आर फॉर्म्ड बाय कार्बन ओनली, बट द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट, द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच दे हैव बीन बॉन्डेड विथ वन अनदर। ठीक है, The difference lies in the manner in which they have been bonded with one another। तो यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की स्टार्टिंग होती है। अकरेंस ऑफ कार्बन के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। जरा देखो मेरी बातों को, सुनना ध्यान से एक बार। डायमंड में एक कार्बन एटम जो होता है अगले 4 कार्बन एटम से ज्वाइन होता है। तो इसको लिखो, इन डायमंड 1 कार्बन एटम is bonded with another 4 carbon atom to form a rigid structure। क्या फॉर्म करता है? एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक, जैसे कि ध्यान दो, और वो रिजिड स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंड द रिजिड स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। वो जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। तो मेरे से पूछोगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या है, अभी बताने वाला हूँ, बस अभी यहाँ पे लिख लो, द रिजिड स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ tetrahedral arrangement। Tetrahedral arrangement of carbon atoms। जरा यहां पे ध्यान देना। सपोज करो ये एक कार्बन एटम है, ठीक है, और ये बाकी के 3 कार्बन एटम से ज्वाइन है। फिर यहाँ से बॉन्ड बना, ये एक कार्बन एटम है, ये बाकी के 3 कार्बन एटम से ज्वाइन है। फिर एक ये कार्बन एटम है, ये बाकी के 3 कार्बन एटम से ज्वाइन है। क्यों बोल रहा हूँ 3 से ज्वाइन है? क्योंकि एक यहाँ पे बॉन्ड बन जा रहा है ना। तो देखो कैसे ज्वाइन हो जा रहा है, 1 2 3 4। वैसे ही इस कार्बन एटम पे ध्यान दो, 1 2 3 4। वैसे ही इस कार्बन एटम पे ध्यान दो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम से ज्वाइन है। वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही
यहाँ पे। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बस ये शुरुआत है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की। ज़रा देखो, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला है, एक ये रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है और इस रिजिडिटी के कारण ना इसके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं डायमंड में। इसका रिजिडिटी ही है जो इसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस बनाती है। ये रिजिडिटी ही है जो इसे हाई डेंसिटी बनाती है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसे नोट डाउन करना चाहें तो कर लें, आगे बढ़ सकते हैं। अब सुनो मेरी बातों को। दिस रिजिडिटी मेक्स इट द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अभी तक जितना सब्सटेंस जाना गया है उसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो डायमंड है, और ये बनता है इसके रिजिडिटी से। अब इसके इस रिजिडिटी के कारण इसका हो जाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी रिजिडिटी के कारण इसका हो जाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसी रिजिडिटी के कारण इसका हो जाता है हाई डेंसिटी। ये सब इसका रिजिडिटी ही है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, ठीक है। अब लेकिन बात यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो हम सब कुछ जानते हैं डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, जरा ध्यान दो। जो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4, और यहाँ पे एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम से तो ज्वाइन है, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन हुए क्या? नहीं हुए। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो लिखेंगे सिंस देयर इज no free electron available, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, that's why it doesn't conduct इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब कंडक्ट नहीं करता है, इतना तो क्लियर हुआ। कैन यू मूव फॉरवर्ड? इतना नोट डाउन करेंगे। और हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के लिए एक बात याद रखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो ऑफकोर्स कर लेंगे। अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। इसको नोट डाउन करना चाहें तो इसको नोट डाउन पहले कर लें। Now we are moving to the structure of graphite. अब हमें देखने हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो मैंने अभी स्टार्टिंग क्लास में बताया था। ग्रेफाइट में एक जो कार्बन एटम होता है अगले कितने कार्बन एटम से ज्वाइन होता है? तो ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम अगले 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होता है, ठीक, और सेम प्लेन में होता है। यहाँ पे जो डायमंड था वो 3D स्ट्रक्चर बना रहा था, और 3D स्ट्रक्चर जो है प्लेन में नहीं होता है, पर यहाँ पे जो ग्रेफाइट है ये सेम प्लेन में स्ट्रक्चर बनाता है। बोलोगे कैसे? तो ये ना लेयर वाइज इसका स्ट्रक्चर जो होता है लेयर वाइज बनते जाता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, और इसका लेयरिंग के कारण ही ना ग्रेफाइट जो होता है स्लिपरी टू टच होता है। इसका लेयरिंग के कारण ही इस बहुत सारे मशीनरी में लुब्रिकेटिंग की तरह इसे यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? इसको हम लोग लिखने वाले हैं। जरा देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में लिखने वाले हैं। इन ग्रेफाइट, यहाँ से लिखते हैं, in graphite one carbon atom is joined or bonded with other
3 कार्बन एटम्स टू फॉर्म 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होते हैं इन द सेम प्लेन। इस बात को तो याद ही रखनी है, इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट इसको नोट डाउन करेंगे यहाँ पे क्या कि देखो एक कार्बन एटम जो होता है अगले 3 कार्बन एटम से बना होता है, तो मेरे से पूछोगे तो कार्बन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ इसका वैलेंसी, तो कैसे? तो कभी कभी स्ट्रक्चर में ना डबल बॉन्ड बन जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी के स्ट्रक्चर में यहाँ पे कार्बन ना डबल बॉन्ड बना लेता है और इस तरीके से ये सेटिस्फाई हो जाती है इसकी वैलेंसी। तो लिखेंगे कैसे इसका वैलेंसी सेटिस्फाई होता है, लिखेंगे वन ऑफ दिस बॉन्ड्स, उनमें से कोई एक बॉन्ड, वन ऑफ दिस बॉन्ड्स फॉर्म अ डबल बॉन्ड and hence the valency of carbon is satisfied. Is it clear? Can we move forward? इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर होते हैं ना वो लेयर वाइज कार्बन एटम से बने होते हैं, तो यहाँ पे इस बात को भी नोट डाउन कर लेंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, इस बात को नोट डाउन करेंगे। अब जरा देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। मेरे बातों को एकदम अच्छे से सुनना, समझ में आ जाएगी। जैसे सपोज करो एक कार्बन एटम ये हो गया, ठीक है। अब एक कार्बन एटम अगले 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होता है और कहीं कहीं पे इसके डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। मैंने ये बोला तुम इसको ना ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना, जरूरी नहीं है कि तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओ, बस समझने के लिए है। ठीक है, अब इसको देखो ऐसे कर ली और ये जो भी आ रहे हैं यहाँ पे ना इसको कार्बन एटम की तरह सपोज कर लो और मेरे से देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार। जरा सा देखो यहाँ पे, इसको हम लोग सपोज कर ली ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर। बस इसको समझने के लिए देखो तो लेयर वाइज ये सजने लगा क्या? मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा दूरी कर दिया, अभी इसको कम रखेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो जाएगा। सॉरी, ऐसा स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। और यहीं पे कहीं कहीं पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और ऐसे ही ये लेयर वाइज बनने लगते हैं। तो तुम मेरी बातों को एक बार यहाँ पे अच्छे से सुनना आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए। डायमंड वाले तो आसान थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें डिफ़िकल्टी आ सकती है समझने में। वो डिफ़िकल्टी ये होने वाली है, तुम मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से देखो। ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम्स, यहाँ पे जो बॉन्ड बने ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। तो यहाँ पे तो कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे तो कोवैलेंट बॉन्ड है, पर डिफरेंस कहाँ पे आ जाती है? ये जरा ध्यान दो, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये तो ज्वाइन होंगे ना, क्योंकि अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने हैं भाई साहब। 2 ही बॉन्ड से भी जुड़ा है और यहाँ पे 3 से जुड़ने होते हैं, है या ना। तो यहाँ पे ना वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। अब इसके कारण से क्या होता है ना, ये रिजिडिटी नहीं बनाता है। डायमंड तो रिजिड स्ट्रक्चर था ना, ये रिजिड नहीं होता है इस वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के कारण ही। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। इसको नोट डाउन करो, अभी इसको रहने देंगे, बस इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन नहीं भी करना है, एटलीस्ट समझ लो। नेक्स्ट वी आर मूविंग। ये बात आती है कि वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं। बात आती है ये आखिर वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कैसे होते हैं। तो ये जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं ना, मैंने वीक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। कोवैलेंट फोर्स यहाँ पे जो लग रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड में,
वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे ना, इसका आंसर रिजिडिटी था, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो यहीं पे रह गया, बाकी वाले में है ही नहीं और लेयर बनाता है, तो इस कारण से इसका स्लिपरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो लिखेंगे क्या, हियर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बट लेयर में क्या हो जाता है, वन डर वाल फोर्सेस बन जाते हैं। तो लिखेंगे बट कार्बन एटम्स आर फार अपार्ट, बट कार्बन एटम्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर पे होते हैं, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स वीकर, ड्यू टू दिस कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स वीकर, कमजोर पड़ जाता है, एंड वंडरवाल फोर्सेस एंड वीक वंडरवाल फोर्सेस इज जनरेटेड, एंड वीक वंडरवाल फोर्सेस इज जनरेटेड। इतनी बात लिखे क्या। अब जब वीक वंडरवाल फोर्सेस जनरेट हो गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्लिपरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसी कारण से लिख देंगे इसके वीक वंडरवाल फोर्सेस के कारण ही देयर डेवलप्स स्लिपी टू टच स्ट्रक्चर। इसका कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, स्लिपरी स्ट्रक्चर। आई बात समझ में, अभी बाकी है, सुनो तो सही पहले। अब जब स्लिपरी स्ट्रक्चर हो गया है, और देखो इस वीक वंडरवाल फोर्सेस के कारण ही क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं या फिर कमजोर सब्सटेंस होते हैं। दे आर, मतलब ग्रेफाइट जो है, दे आर कंपैरेटिवली कैसा सब्सटेंस है, ये सॉफ्ट सब्सटेंस है, दे आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं क्या, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। इसको मिटा दें, जरा देखो मेरी बात को सुनो एक बार और फिर से। यहाँ पे एक कार्बन एटम अगले 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होता है, तो यहाँ पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक रह गया ना, तो लिखेंगे सिंस वन कार्बन एटम is joined with the other 3 carbon atoms, due to this one electron is free to move. One electron is फ्री टू मूव। अब जब फ्री टू मूव है, देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर, आगे मूव ऑन कर सकते हैं क्या। अब जरा सुनो मेरी बातों को फिर से। अब जब ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना तो क्लियर होना चाहिए। और इसको स्लिपरी होने के कारण से, ये स्लिपरी है इस कारण से इसको यूज करते हैं, यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीनरी। इतना नोट डाउन कर लो, आगे मूव ऑन कर सकते हैं क्या। अब हमें देखने होंगे स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन, क्योंकि इतना हमने क्लियर कर लिया जो भी हमारे टॉपिक थे। अब हमें देखने हैं स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में।
अब हमें देखने हैं स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन। स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन। आधी जनता तो भाई सब ये सोच रही होगी एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है। एनसीईआरटी में मोर टू नो लिखा है, इसका मतलब हमें जाननी है इस बात को। एनसीईआर्टी में कुछ भी लिखा है इसका मतलब कि हमें उस बारे में जाननी है। यही बात है हमारी बोर्ड के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, ये सब कुछ जानते हैं। इस कारण से स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सब कुछ जानते हैं इस बात को कि इट कंटेन्स क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स क्लस्टर ऑफ, मतलब cluster, this is a cluster group. It contains clusters of 60 carbon atoms, 60 carbon atoms to form a spherical structure, to form a spherical structure. अब जरा ध्यान दो कैसा स्ट्रक्चर होता है। It forms just like the structure of a football. और मेरी बातों को सुनो। It just look like a geodesic। अब ये कैसा दिखता है? जियोडेसिक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, जियोडेसिक ड्रम ऐसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और सुनो, जैसे कि पहले वाले तुम देख रहे थे कि कार्बन में ग्रेफाइट में कैसे ज्वाइन है, डायमंड में कैसे ज्वाइन है, तो इसमें कैसे ज्वाइन है। तो जो यहाँ पे हियर ये जो 60 कार्बन एटम्स होते हैं ना, हियर 60 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड। कैसे ज्वाइन होते हैं? तो यहाँ पे 20 हेक्सागोन होते हैं और 12 पेंटागोन होते हैं। तो आर ज्वाइंड बाई 20 हेक्सागन्स। कितने? 20 हेक्सागोन होते हैं। और इसमें मैंने क्या बोला? पेंटागोन। ऐसे याद रखोगे, हेक्सागोन होते हैं, पेंटागोन होते हैं। तो हेक्सागोन कितने होते हैं? 20 होते हैं। और पेंटागोन कितने होते हैं? 12 होते हैं। 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स। इतना क्लियर हुआ क्या? तो बस बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में इतना याद रख लो, ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं जानना है। एनसीईआरटी में तो बस बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में 2 से 3 लाइन ही दिया हुआ है, इतना लिख लो बस काफ़ी होगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेक्चर, बस 5 मिनट और वेट कर लो। इतना तक आ गए, अब एक बार कंक्लूजन तक तो देख लो। इतना पढ़ने के बाद एक बार कंक्लूड कर लेते हैं इसको। अब जरा सुनो मेरी बात को। हमने सब कुछ पढ़ लिया, बट थोड़ा सा ना एक बार डिफरेंस देख लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। अब सुन लो एक बार फिर से, फिर इसको नोट डाउन करेंगे। पहले एक बार समझो, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लो। सबसे पहले तुमसे अगर एग्जाम में पूछता है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, हमें थोड़े से डिफरेंसेस लिखिए, तो इसको समझना जरूरी है। बकमिंस्टर फ्लोरीन से नहीं पूछेगा पर इससे पूछ सकता है। तो सबसे पहले डायमंड का कलर कैसा होता है? तो एक कलरलेस होता है, सब कोई जानते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इज द डायमंड। और ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है? तो तुमने बोलने हैं क्या, इसका ब्लैक ओपेक ऑब्जेक्ट कलर। ग्रेफाइट सब कोई जानते हैं, फिर ग्रेस कलर कह सकते हो, ग्रेस ब्लैक कह दो, ये सबसे अच्छा होगा। ग्रेस ब्लैक कलर जानते हैं। और बकमिंस्टर फ्लोरीन का कलर डार्क सॉलिड। नेक्स्ट, डायमंड कैसा होता है? हेवी। ग्रेफाइट कैसा होता है? लाइटर देन डायमंड, सब कोई जानते हैं। और लेकिन बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में समझ लो, ये जैसे कि डायमंड जो है हार्डेड सब्सटेंस, ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट सब्सटेंस, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन ना ही हार्ड ना ही सॉफ्ट भाई साहब। ऐसा कलर है बकमिंस्टर फ्लोरीन का, कलर बोल रहे हैं, इसका ऐसा करैक्टर है। और मेरी बात सुनो, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ग्रेफाइट तो भाई साहब जानते हैं कंडक्ट करता है, और बकमिंस्टर फ्लोरीन
इसके बारे में उतना जानना ज़रूरी नहीं है, मेंशन ही नहीं है हमारी किताब में बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में। पर हाँ, डायमंड को ये बोला गया है क्या, अगर इसको हम लोग जलाते हैं तो CO2 रिलीज होगा, ग्रेफाइट को जलाते हैं CO2 रिलीज होगा, और वैसे ही बकमिंस्टर फ्लोरीन को जलाते हैं CO2 रिलीज होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड कर सकते हैं। जैसा देख लो, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में सबसे फर्स्ट नोट डाउन करेंगे ये कैसा कलर होता है। तो डायमंड का कलर तो जानते हैं सब, कोई कलरलेस है, और कैसा कलरलेस है तो क्या लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, फिर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। और ग्रेफाइट जो है इसका कलर कैसा है तो लिखेंगे ग्रेइश ब्लैक कलर, ग्रेइश ब्लैक। और ग्रेइश ब्लैक है तो साथ साथ में कैसा है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, तो ये कैसा है, बोलो, ओपेक सब्सटेंस। लेक्चर देखना भाई साहब, एक कमेंट करके जाना एटलीस्ट, जैसे क्वेश्चन कुछ इसमें से कमेंट करके जाना। और मेरी बात सुनो, डायमंड हेवी, ग्रेफाइट कैसा है, लाइटर देन डायमंड, लाइटर लिख सकते हैं, इनफ है, लाइटर देन डायमंड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट नंबर इज, ये क्या है, मैंने अभी बोला क्या, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, सब्सटेंस नोन। और ये कैसा सब्सटेंस है भाई, ये भी बता दो जरा, ग्रेफाइट बता दो कैसा है। सॉफ्ट सब्सटेंस मैंने बताया था जब हमने कंपैरिजन कर रहे थे, तो और एक और स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस। चैनल पे बने रहेंगे, एग्जाम बोर्ड तक 1 शॉट में लेक्चर आएंगे। फोर्थ नंबर जरा सुनोगे, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये तो सब कोई जानते हैं भाई साहब, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। आधी जनता सोच रहे होगी बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है, हालांकि 1-2 पॉइंट उसके बारे में भी समझ लेंगे। अब सुनो, 4 डिफरेंसेस हो गए। एक डिफरेंसेस जो कि कॉमन है डायमंड में, ग्रेफाइट में और बकमिंस्टर फ्लोरीन में, ये क्या है, व्हेन इट इज बर्न्ड, जब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, जब इसको जलाते हैं, देन ओनली CO2 गैस फॉर्म एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। When it is burned, then only CO2 gas is formed and nothing left behind. अब जरा सुनो, सेम पॉइंट कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी करने हैं। मैंने क्या बोला है, सिमिलर है। फिर यहाँ पे आ जाता है एक नया स्ट्रक्चर तुम्हें जानने के लिए, बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन ये क्या है, जैसे कि इसका कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, इसका ग्रे सब्सटेंस है, तो इसका होता है कलर डार्क सॉलिड। ओह माय गॉड, डार्क सॉलिड होता है इसका कलर। और जरा सुनो, फिर सोच रहे हो क्या ये भी वैसा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, सॉफ्ट है, फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो लिखेंगे क्या, नाइदर हार्ड, नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट। अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। और सुनो, इसका ना यहाँ पे तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो एकदम, कि व्हेन बकमिंस्टर फ्लोरीन इज बर्न्ड देन ओनली CO2 गैस इज फॉर्म्ड एंड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। एकदम कॉपी पेस्ट करेंगे ये वाला 5th नंबर पॉइंट को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो होता है ना, ये खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो हमने ये 2 पार्ट कर लिए,
अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई साहब। अगले लेक्चर जब हम लोग मिलेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन करेंगे, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें सीखने होंगे, जैसे कि देखो अल्कीन के बारे में, अल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में, पूरे स्ट्रक्चर में पीएचडी करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में कम से कम पढ़ के आना ही है 1-2 लेक्चर और अच्छे से कर लेना। मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में क्या, एटलीस्ट 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद करनी ही है तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इस चैनल के साथ बने रहोगे तो फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम तक हम लोग 1 शॉट करेंगे, साइंस के 1 शॉट लेक्चर लेकर के आएंगे। हालांकि मेरा जो लेक्चर होगा थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर हो जा रहा है, इस कारण से इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसे कम टाइम में ख़त्म करें। जल्दी जल्दी हमें सिलेबस भी तो देखने हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ स्मार्ट बोर्ड CBSE। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होने वाला है कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे अल्कीन का, और अल्काइन का। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रखें, ध्यान रखें अपना।